एसआईआर को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है वो क्यों है? इससे हलचल मच गई कि चुनाव आ रहे हैं एकदम नज़दीक और ये डॉक्यूमेंट हमें मिल नहीं पाएंगे। जब चुनाव आयोग को ये पता है कि ये एक लंबी प्रक्रिया है, चुनाव से ठीक पहले ये फैसला लिया गया। टाइमिंग ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था वो 2003 में हुआ था, जबकि बिहार के चुनाव 2005 में थे, लगभग 2 साल बाद। जो ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़े इलाके भी हों, उनके पास कम से कम आधार कार्ड और राशन कार्ड तो होता ही है, और उन्हीं दोनों को मान्य न करना। पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमारी अगर वो यहाँ रह रहा है, उसको भी पात्रता है कि वो अपना आधार कार्ड बनवा ले। तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि चुनाव आयोग खुद ही ये तय कर देता कि उसमें ध्यान इस बात का रखा जाता कि जनता की सहूलियत जिसमें हो? अपने यहाँ वैसे भी लोग वोट डालने कम आते हैं, अब आप उसको इतनी तकलीफ दे रहे हो एनरोलमेंट के समय ही, तो और भी मुश्किल होगा। कहाँ हम ऑनलाइन वोटिंग की बात करते हैं, और जब हम एसआईआर करते हैं बिहार में जाके तो डॉक्यूमेंट मांगते हैं जन्म का। इलेक्शन कमीशन का यही मंतव्य रहता है कि जितना ज़्यादा सुविधा वोटर को दो। अस्पताल में भर्ती है तो वहाँ जाके वोट डलवा लो, अगर वो 80 साल से ऊपर है तो उसके घर पे जाके वोट डलवा लो, तो यही कोशिश होती है। चुनाव आयोग विपक्ष का एक सॉफ्ट टारगेट हो गया है। मैं तो कहता हूँ कि चुनाव आयोग बॉक्सिंग रिंग में पंचिंग बैग की तरह होता है। जो बॉक्सर लड़ते रहते हैं वो तो उसको भी लगा देते हैं। देश में जब न्याय व्यवस्था की चर्चा होती है तो ये कहा जाता है कि न्याय जब हो तो फिर होते हुए दिखना भी चाहिए। बिहार में इस वक्त एसआईआर को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, जो विवाद खड़ा हुआ है, उसमें एक सवाल चुनाव आयोग पर यही खड़ा हो रहा है कि जब उसकी नीयत साफ है तो फिर वो साफ नीयत दिखनी भी चाहिए। आखिरकार एसआईआर को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो क्यों हैं, उनके पीछे की वजह क्या है, इन सब पर चर्चा करने के लिए आज एक ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी। ओपी रावत जी, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, या कहूँ कि इस वक्त पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि बिहार में एसआईआर को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है वो क्यों है, और इसके साथ ही मैं एक सवाल ये भी आपसे जोड़ना चाहता हूँ कि इस एसआईआर का जो सिस्टम है, या कहें कि जो प्रक्रिया है, उसको आप आम भाषा में देश के आम नागरिकों को कैसे समझाना चाहते हैं? देखिए, चुनाव आयोग की ये बाध्यता है कि कहीं भी जब चुनाव होते हैं तो उसके पहले वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण करें। अभी तक ये प्रक्रिया रही है कि वो संक्षिप्त पुनरीक्षण या समरी रिवीजन होता रहा है, जिसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, ज़्यादा प्रूफ नहीं मांगा जाता और बहुत स्मूथली हो जाता था। इस बार इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया, क्योंकि डिस्क्रिप्शन उनका है कि वो क्या करें लॉ के अनुसार, तो उन्होंने इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के रूप में किया और उसमें सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स मांगने की पेशकश की, जिसमें उनकी समस्या बहुत बड़ी थी। 8 करोड़ के लगभग मतदाता, तो उन्होंने पहले तो 5 करोड़ मतदाताओं को छोड़ दिया कि भाई आपका 2003 की मतदाता सूची में नाम है, तो आप सिर्फ उतना बता दीजिए कि कौन से नंबर पे हैं आप, और उतना पर्याप्त है, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, क्योंकि आपका इंटेंसिव रिवीजन एक बार हो चुका है। इस तरह से 5 करोड़ लोग कम हो गए। लेकिन जो 2 करोड़ 97 लाख या लगभग 3 करोड़ जो हैं, उनसे ये मांगा गया कि आप अपना सिटीजनशिप के प्रमाण पत्र के रूप में 11 डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इस तरह की चीज़ें दें, तब तभी आपको कंसिडर किया जाएगा कि आप सिटीजन हैं। और जो लोग 87 के पहले पैदा हुए हैं उनको अपने दोनों माता पिताओं के, और 87 के बाद के हैं उनको एक पेरेंट का भी प्रमाण पत्र देना होगा। तो इससे हलचल मच गई कि चुनाव आ रहे हैं एकदम नज़दीक और ये डॉक्यूमेंट हमें मिल नहीं पाएंगे। बाढ़ का मौसम है, अतिवृष्टि का मौसम है, ऐसे में कभी हम जा नहीं पाएंगे, कभी दफ्तर बंद होगा, ये सब हमें मिलेगा नहीं और हमारा नाम कट जाएगा और हम वोट डालने से वंचित हो जाएंगे। उस वजह से ये विवाद शुरू हुआ। तो पहला तो इलेक्शन कमीशन ने सुविधा ये दे दी 6 जुलाई
को एक विज्ञापन निकाल के कि इवन जो लोग 2003 की मतदाता सूची में नहीं हैं वो भी अपने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं बिना किसी प्रूफ के। प्रूफ के बारे में उनको और अतिरिक्त समय मिल जाएगा 30 अगस्त तक का, जब तक के क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का निराकरण होना है, तो उससे उन्हें सुविधा हो गई। दूसरी ये हल्ला था कि सब बहुत से लोग अपने काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं महीने भर के लिए, 15 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, वो सब वहीं छूट जाएंगे क्योंकि उनके लिए तो डेट निकल जाएगी। तो इसमें भी इलेक्शन कमीशन ने छूट दे दी कि भाई आप अपने मोबाइल फ़ोन से इन्यूमरेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको भेज सकते हैं और प्रूफ जो है वो बाद में दे सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन की मंशा तो स्पष्ट है कि वो चाह रहे हैं कि पूरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एनरोल रहें, लेकिन उनकी जो ये लक्ष्य है कि हम ऐसे लोग जो बाहर से आए हुए हैं, स्पेशली नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, उन लोगों को इसमें से हटा सकें, या ऐसे लोग जो स्थायी रूप से बाहर चले गए हैं उनके नाम हटा सकें। उस वजह से ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है और अभी तक उनके पास 95% फॉर्म आ चुके हैं, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने क्लेम किया है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया है। बाकी ये जो विवाद हुआ है इसके लिए ज़रूर नागरिकों को दिक्कत है। ऑफिशियल मशीनरी अपने यहाँ इस तरह की नहीं है कि वो ऐसी ज्वलंत समस्या को समझते हुए इस तरह के डॉक्यूमेंट्स प्रोएक्टिवली बहुत जल्दी, बिना किसी डिले के, बिना किसी बहुत ज़्यादा कार्रवाई, जांच की, परख की, इन सब की करके वो दे दें तो शायद ये और आसान हो जाए। अच्छा सर, ये कहा जाता है कि चुनाव आयोग जब भी कोई फैसला लेता है तो बहुत सोच समझ के फैसला लेता है, और ये उसकी, क्योंकि उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होने का मतलब है कि एक तरीके से पूरी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है चुनाव से संबंधित, उस पर सवाल खड़े हो जाना। जब चुनाव आयोग को ये पता है कि ये एक लंबी प्रक्रिया है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अगर किसी व्यक्ति का अधिकार छिनता है तो उसके पास अपील में जाने का अधिकार होता है, तो ये तो कोई भी चुनाव आयोग जो पद पर होंगे उनको इस बात का भान होता ही होगा। बावजूद इसके चुनाव से ठीक पहले ये फैसला लिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये काफ़ी कम समय बचा है और इसी के कारण लोगों में पैनिक हुआ कि हमें ये डॉक्यूमेंट मिल नहीं पाएगा, समय निकल जाएगा और हमारा नाम कट जाएगा, अपील निपट नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे देश में अपीलें जो हैं वर्षों में निपटती, दिन तो क्या, साल तो क्या, मतलब कुछ भी लगता है टाइम, तो ऐसे में मुश्किल होगी। तो इसीलिए ये पैनिक हुआ है, इसलिए टाइमिंग ही इम्पॉर्टेंट है। लास्ट जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था वो 2003 में हुआ था, जबकि बिहार के चुनाव 2005 में थे, लगभग 2 साल बाद। तो उस समय ये बवाल नहीं हुआ क्योंकि उस समय लोगों के पास पर्याप्त समय था अपना ग्रीवांस रिड्रेस कराने का। अच्छा सर, एक बात ये भी आई सामने कि जो चुनाव आयोग ने कहा कि जो 11 डॉक्यूमेंट उसमें शामिल किए गए, उसमें आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी गई, उसमें राशन कार्ड को मान्यता नहीं दी गई। फिर बाद में जब कोर्ट में ये पूरा विषय गया तो कोर्ट ने भी कहा कि आप इसको कंसीडर करिए, भाई आप क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो 2 डॉक्यूमेंट खास तौर से, और ये माना जाता है कि किसी भी राज्य में जो ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़े इलाके भी हों उनके पास कम से कम आधार कार्ड और राशन कार्ड तो होता ही है, और उन्हीं दोनों को मान्य न करना, तो ये तो एक तरीके से परेशानी खड़ा करने वाला ही फैसला हुआ। एक्चुअली क्या है, सामान्य तौर पर आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार कार्ड जो है वो सिर्फ आपके वहाँ रहने का, उस जगह पे जहाँ के आपका आधार कार्ड है वहाँ आप रहते हैं, और दूसरा आपका ईयर ऑफ बर्थ, आपने देखा होगा आपका साल लिखा रहता है कि आप 1962 में पैदा हुए। तीसरा आपका बायोमेट्रिक डेटा उससे कनेक्टेड रहता है, बस यही उसका काम है। और ये पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमारी अगर वो यहाँ रह रहा है उसको भी पात्रता है कि वो अपना आधार कार्ड बनवा ले, क्योंकि वो उसकी पहचान है और उसके वहाँ रहने का प्रमाण है। तो फिर वो जो नागरिकता वाला चक्कर है जिस पर पूरी ये प्रक्रिया शुरू हुई है कि वो बहुत लोग आ गए और उनको हमें हटाना है, वो तो ख़त्म हो जाता है फिर अगर आप आधार को ले लेंगे और मान्य कर देंगे। इसी तरह राशन कार्ड, पुराना वोटर आईडी जो 2003 के बाद का है, वो सब उसी तरह से हैं कि आपने आधार बनवाया, फिर आपने वोटर आईडी बनवाया, फिर आपने राशन कार्ड बनवाया और आप रह रहे हैं पूरी तरह से। तो सिटीजनशिप के भी फ़ायदे ले रहे हैं और वो भी ले रहे हैं। तो
समझ तो उनकी पूरी पक्की है, लेकिन टाइमिंग प्रॉपर नहीं है। अगर ये कराना ही था बिहार के बारे में तो बिहार के लिए पर्याप्त समय था। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद इसको शुरू कर देते तो अभी तक पूरा हो जाता। तो लेकिन ये भी कहा जाता है कि नागरिकता जो जांचने का काम है या नागरिकता प्रमाणित करने का काम है वो चुनाव आयोग का नहीं है काम। चुनाव आयोग का काम चुनाव को सही तरीके से संपन्न कराना और जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएँ, ये उसकी प्राथमिकता में रहता है। तो फिर नागरिकता को प्रमाणित करवाना और चुनाव कराना, ये दो अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये 1995 सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी रूलिंग में भी यही कहा था कि नागरिकता के बारे में पूरी जांच करना, उसके बारे में कोई भी आदेश पारित करना, निरस्त करना, रिपोर्ट करना, ये सारी जिम्मेदारियां गृह मंत्रालय की। इलेक्शन कमीशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो अनुच्छेद 326 है संविधान का, वो ये कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो पहले 21 साल था, 18 साल से ऊपर है, वो मतदान करने का अधिकारी है और अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के अधिकार भी रखता है। अब इसी आधार पर इलेक्शन कमीशन नाम जोड़ता है, तो भारत का नागरिक कैसे मानेंगे? जो भारत के नागरिक हैं वही हैं अधिकारी, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ता है कि नागरिक है कि नहीं। तो 95 की रूलिंग के आधार पर उन्होंने फॉर्म 6 में कोई प्रमाण नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने एक डिक्लेरेशन मांगा कि आप ईमानदारी से शपथ पूर्वक कह दीजिए कि आप नागरिक हैं, हम उसको मान लेंगे। तो उसके आधार पर एनरोलमेंट होता है। और इस SIR में भी जो नए आवेदन आएंगे वो सिर्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 6 वाले ही आएंगे, उनका एनरोलमेंट होगा। तो ये थोड़ा सा एक डाइकोटोमी दिखती है। इसमें इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए था कि जो एक अलग से प्रक्रिया दी हुई है कि अगर कोई विदेशी आके रुका हुआ है यहाँ, उसके आपको संदेह है, कोई आपको जानकारी है, तो उसके लिए कानून में सतत प्रक्रिया है कि आप उसको शो कॉज नोटिस दीजिए, आप उससे एविडेंस और उसका जवाब लीजिए। अगर वो संतोषजनक नहीं है तो उसे व्यक्तिगत निजी सुनवाई करिए, अगर वो भी संतोषजनक नहीं है तो उसका नाम डिलीट कर दीजिए। ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। और कुछ राज्य तो ऐसे जैसे राजस्थान है, उसमें तो वो हमेशा करते रहते हैं। वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर जो ARO होते हैं, इलेक्टर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, वो सदैव करते रहते हैं, तो उनके यहाँ वो छट जाते हैं। इलेक्शन कमीशन भी ये काम सतत करता रहता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक अखबार में निकला था कि 2023 में हर साल जो इलेक्टोरल रोल होती थी उसमें वृद्धि दर्ज होती थी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, 18 साल के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। तो 23 में जब ऐसा किया गया छटनी कि भाई जो मर गए हैं, जो माइग्रेट कर गए हैं और जो बाहर से आए हुए हैं इलीगल इमिग्रेंट, उनका जब सफाया किया गया तो आप सोचिए कि वृद्धि के बजाय कमी हो गई इलेक्टोरल रोल में, कि इतने वोटर इस साल कम हो गए, मतलब जुड़े भी नए लेकिन उसके बाद भी कम हो गए। तो ये प्रक्रिया सतत चलती रहती तो बिहार में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसके लिए ये इलेक्शन के समय का चुनना ये सबसे बड़ा फांस बन गया है। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर आप इस वक्त में चुनाव आयुक्त होते, मुख्य चुनाव आयुक्त होते और आपको ये फैसला लेना होता, तो क्या आप इस बात का इंतज़ार करते कि ये जो विषय है वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, वहाँ सुनवाई हो, फिर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लागू कराया जाए कि हाँ आप इसको मान्य कर सकते हैं या फॉर्म खुद से सर्टिफाइड करके दे सकते हैं? तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि चुनाव आयोग खुद ही ये तय कर देता कि उसमें ध्यान इस बात का रखा जाता कि जनता की सहूलियत जिसमें हो? एक्चुअली इलेक्शन कमीशन हमेशा जो आप कह रहे हैं उसी प्रेमिस पर काम करता है। वो बिना किसी परेशानी के सभी वोटर्स को नाम दर्ज करता है और पता लग जाता है कि इस व्यक्ति का नाम 3 जगह है, तो उसको नोटिस दिया जाता है कि आपका नाम बिहार में भी है, मुंबई में भी है, थाने में भी है। अब आप बताइए कि आप कहाँ अपना वोट रखना चाहते हैं। आपका जो लिखित आएगा बस वहीं रहेगा, बाकी सब हम डिलीट कर देंगे। और इस तरह से वो प्रक्रिया हमेशा चालू रखते हैं ताकि उसको तकलीफ़ ना हो, वोटर को दिक्कत ना हो, क्योंकि अपने यहाँ वैसे भी लोग वोट डालने कम आते हैं। अब आप उसको इतनी तकलीफ़ दे रहे हो एनरोलमेंट के समय ही, तो और भी मुश्किल होगा। तो डेमोक्रेसी जो है वो सुदृढ़ नहीं होगी, कमज़ोर होगी। तो इलेक्शन कमीशन हमेशा ऐसा ही करता है। इसी से जुड़ा हुआ सर मेरा एक सवाल और है, वो ये है कि कहाँ तो बात
ये हो रही है कि जो चुनाव की प्रक्रिया है या वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसको और एडवांस बनाया जाए, उसको आधार कार्ड से लिंक किया जाए कि अगर कोई बिहार का व्यक्ति है तो अगर वो उत्तर प्रदेश में भी रह रहा है तो वहाँ भी वोट कर सके। कहाँ हम ऑनलाइन वोटिंग की बात करते हैं और जब हम SIR करते हैं बिहार में जाके तो डॉक्यूमेंट मांगते हैं जन्म का या माता पिता से कि आप बेटे हैं बेटी हैं ये साबित करने का, तो ये दोनों चीज़ें विरोधाभासी लगती हैं। आप सही कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पूरा प्रयास कर रहा है पिछले 10 साल से कि आधार और वोटर ID लिंक हो जाए, ताकि हम जहाँ भी माइग्रेंट वर्कर जाके काम कर रहे हैं वहाँ पोलिंग स्टेशन सेटअप करके उनकी पहचान आधार के थ्रू करके उनको वहीं वोट डालने की सुविधा दे दें, या रिमोट वोटिंग मशीन बनाई गई है या उसके थ्रू कर दें। मतलब ऐसी कई प्रक्रियाएं इलेक्शन कमीशन के एजेंडे में हैं और उन पर सघन काम चल रहा है। CDAC, पुणे, चेन्नई, IIT ये सब काम कर रहे हैं ताकि वोटर को सुविधा दी जाए कि वो जहाँ है वहीं से वोट डाल सके, उसे पोलिंग स्टेशन तक आने के लिए किराया खर्च ना करना पड़े, जहमत ना उठानी पड़े। इलेक्शन कमीशन का यही मंतव्य रहता है कि जितना ज़्यादा सुविधा वोटर को दो। अस्पताल में भर्ती है तो वहाँ जाके वोट डलवा लो, अगर वो 80 साल से ऊपर है तो उसके घर पे जाके वोट डलवा लो। तो यही कोशिश होती है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि पिछले कुछ दिनों में ये देखने में आया है कि चुनाव आयोग विपक्ष का एक सॉफ्ट टारगेट हो गया है। चाहे राहुल गांधी हों या विपक्ष के और बड़े नेता हों, वो सीधे तौर पर ये आरोप लगाते हैं कि एक तरीके से जो BJP है उसके एजेंडे पे काम करने लगा है आयोग। हालांकि पहले भी सवाल खड़े होते थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग इस वक्त में इस तरीके के आरोपों की सबसे ज़्यादा चुनौती फेस कर रहा है? नहीं, मुझे लगता है चुनाव आयोग ये हमेशा चुनौती फेस करता है। और मैं तो कहता हूँ कि चुनाव आयोग बॉक्सिंग रिंग में पंचिंग बैग की तरह होता है। जो बॉक्सर लड़ते रहते हैं वो तो उसको भी लगा देते हैं, वो चलता रहता है, क्योंकि जिसको भी नापसंद होता है निर्णय या जिसको भी बुरा लगता है वो उसको हमेशा क्रिटिसाइज़ करता है, आलोचना करता है। और ये जब मैं था तब भी हुआ था, ऐसा होता रहता है। और इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल निर्बाध रूप से, निष्पक्ष रूप से फ्री, फेयर, क्रेडिबल इलेक्शन डिलीवर करने के लिए हमेशा कर्मठ मैंने पाया है, हमेशा, कि वो तो बिल्कुल करते जाएंगे अपना काम। उन्हें कोई चिंता नहीं होती इस तरह की किसी आलोचना की या इस तरह के किसी तर्क की, वो अपना काम करते जाते हैं। सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो आप देख रहे थे द प्रेस हिंदी का खास कार्यक्रम। आप बने रहिए द प्रेस हिंदी के साथ।